हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हमने अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा था पाठ्यक्रम के बारे में, इसके अर्थ के बारे में, इसके महत्व के बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम बात करने जा रहे हैं पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत के बारे में कि पाठ्यक्रम निर्माण के लिए किन किन सिद्धांतों को जो है ध्यान में रखकर हिंदी शिक्षण के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, ऐसे सामान्य सिद्धांतों के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के सामान्य सिद्धांत, जिसमें पहला है आप लोगों का शैक्षिक उद्देश्यों का सिद्धांत। जब भी किसी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले जो है कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए जो है पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। उन शैक्षिक उद्देश्यों या लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो है किसी पाठ्यक्रम का निर्माण जो है शिक्षा शास्त्रियों, बुद्धिजीवियों के द्वारा किया जाता है। तो शैक्षिक उद्देश्यों के सिद्धांत का जो है विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। बालक की विशेष आयु, मानसिक स्तर तथा कक्षा के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं जिनके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। और जो भी उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं वे निर्धारित किए जाते हैं किसके आधार पर, बालक का अर्थ है विद्यार्थी के आयु के अनुसार, उसके मानसिक स्तर के अनुसार तथा उसकी कक्षा के अनुसार जो है ये लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो इन उद्देश्यों और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए जो है पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। दूसरा है आपका शारीरिक स्तर व मानसिक स्तर का सिद्धांत। बच्चा जो है सर्वप्रथम अनुकरण द्वारा मौखिक भाषा सीखता है, बाद में वह लिपि का ज्ञान प्राप्त करता है। अतः उसके बाद वो हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम में सर्वप्रथम मौखिक भाषा की शिक्षा दी जाती है। उसके बाद जो है लिखित भाषा सिखाई जाती है, लिखना सिखाया जाता है। बच्चों की छोटी छोटी कविताओं, गीतों तथा कहानियों में जो है अधिक रुचि होती है। वे रंग बिरंगे चित्र देखना भी पसंद करते हैं। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर जो है पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए जो उनके शारीरिक स्तर व मानसिक स्तर के अनुसार जो है मानसिक और शारीरिक स्तर के अनुसार जो है उनका निर्माण और उनका चयन किया जाना चाहिए। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए जो है रंग बिरंगे चित्र, कहानियाँ, ऐसी कविताओं का समावेश पाठ्यक्रम में किया जाना चाहिए जो विद्यार्थियों को आकर्षित करे और विद्यार्थियों को जो रोचक लगे। फिर है आपका इकाई का सिद्धांत। ठीक है, इसमें जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं जॉन डीवी। ठीक है, जॉन डीवी ने जो है इकाई के सिद्धांत पर बहुत बल दिया है। उनके अनुसार जो है पाठ्यक्रम जो है वो इकाइयों में विभाजित होना चाहिए। पाठ्यक्रम को एक विस्तृत रूप प्रदान करने की बजाय उसे छोटी छोटी इकाइयों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाना चाहिए। और शुरुआत की जो आरंभ की इकाइयाँ हैं वो सरल होनी चाहिए और उनका स्तर जो है सरल से कठिन की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। शुरुआत में जो है आसान सरल चीज़ें सिखाई जानी चाहिए, उसके बाद जो है धीरे धीरे उनका स्तर बढ़ाया जाना चाहिए। तो पाठ्यक्रम के निर्माण में पाठ्यक्रम को जो है इकाइयों में बांट देना चाहिए। और इकाइयों में बांट देने का दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि इसका फ़ायदा ये रहता है कि शिक्षक को पाठ्यक्रम का इकाइयों में बंटे होने का ये फ़ायदा रहता है कि वह उस इकाइयों को जो है मासिक, साप्ताहिक आधार पर जो है बांट देता है और वो जो है उस समय सारणी के अनुसार उस पाठ्यक्रम को पढ़ाकर ख़त्म भी कर देता है और उसके बाद जो है विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए समय भी बच जाता है। तो इकाइयों में बांटने का सिद्धांत पाठ्यक्रम के निर्माण में भी महत्व रखता है और पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में भी महत्व रखता है। अगला है आपका स्पष्टता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम जो है पाठशाला में
प्रवेश करने से पहले जो है बच्चा घर पर ही मातृ या क्षेत्रीय भाषा में सीखता है। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो वो शुरुआती तौर पर जो है अपने परिवार की, अपने समाज की जो है भाषा सीखता है, उन शब्दों को बोलना सीखता है मौखिक तौर पर। छोटे बच्चों के लिए भाषा के पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्हें जो है प्रारंभिक स्तर में ही ऐसे कठिन शब्दों या वाक्यों का उपयोग करना नहीं सिखाया जाना चाहिए। उन्हें सिखाने की शुरुआत जो है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा से की जानी चाहिए। पाठ्यक्रम विस्तृत तथा स्पष्ट हो जिससे बच्चे भाषा के मौखिक और लिखित ज्ञान को ग्रहण कर सकें। यदि भाषा स्पष्ट होगी तभी जो है बच्चे उसे सीखने में, ज्ञान को उसे ग्रहण करने में जो है सक्षम हो पाएंगे। इसके लिए विद्यालय में कुछ साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम प्रत्येक कक्षा के स्तर के अनुसार होना चाहिए। यदि पाठ्यक्रम विस्तृत और स्पष्ट होगा तो बच्चों को पढ़ने के लिए पर्याप्त विषय सामग्री प्राप्त होगी। अगर उस पाठ्यक्रम में स्पष्टता है तो। अगला है आपका समवाय का सिद्धांत। समवाय का सिद्धांत, ठीक है, इसके अनुसार जो है जिस प्रकार से जल समवाय का अर्थ हम समझते हैं सबसे पहले तो कि समवाय होता क्या है, फिर हम समझेंगे समवाय के सिद्धांत का अर्थ। जिस प्रकार जल एक है, उसको धारण करने वाले कप, गिलास, लोटा, मटका, कलश आदि अनेक छोटी छोटी इकाइयां हैं। दूसरे कूप, बावड़ी, नदी, नहर विभिन्न छोटी बड़ी उप इकाइयां हैं जिनके जल का संबंध परस्पर एक दूसरे के साथ है। ठीक, इनका संबंध एक दूसरे के साथ है। इसी प्रकार भाषा का अध्ययन भी नागरिक शास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, विज्ञान आदि के साथ समन्वित हो सकता है। इनके साथ जुड़ा हुआ, इन विषयों के साथ जो है संबंधित हो सकता है। अतः भाषा के साथ अन्य विषयों का भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समवाय या सहसंबंध, कोरिलेशन जो है स्थापित किया जाना चाहिए। किसका? हिंदी भाषा का, ताकि बालक का ज्ञान सीमित एवं कूपमंडूक बनकर ना रह सके। जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के किसी जंतु से संबंधित पाठक के साथ हिंदी भाषा का समवाय स्थापित किया जा सकता है, जो बालक की सृजनात्मक शक्ति एवं यथार्थ के साथ साथ कल्पना शक्ति का भी विकास कर सकता है। ठीक है, तो जो हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है वो सिर्फ हिंदी विषय को ध्यान में रखकर ही ना किया जाए। जैसे हमने यहाँ उदाहरण के द्वारा समझा कि जल का पानी है, माफ़ कीजिएगा, जो जल है उसे ग्रहण करने वाले, उसे धारण करने वाले बर्तन या नदी, नाले, कूप, ये सब चीज़ें, तालाब अलग अलग हैं, लेकिन इन सब का संबंध किससे है? जल से है। उसी प्रकार से पाठ्यक्रम का निर्माण कोई भी हो, लेकिन जो पाठ्यक्रम निर्माण है, जो इसके सिद्धांत हैं, वह किसी भी विषय के निर्माण में जो है सामान्य रहते हैं। अगला है आपका उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत, अब इसके अंतर्गत जो है सबसे पहले तो मातृभाषा हमारे विकास का मूल आधार है, क्योंकि भाषा का अध्ययन करने के बाद ही बच्चा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करता है। अतः पाठ्यक्रम में इस प्रकार के प्रकरण जुड़े रहने चाहिए जो बच्चों के भावी जीवन के लिए उपयोगी हों तथा उन्हें पढ़कर वह एक सफल नागरिक बन सके तथा अपने कर्तव्य का पालन करने में समर्थ हो सके। तो ऐसे उपयोगिता का सिद्धांत, पाठ्यक्रम का पाठ्यक्रम निर्माण सिर्फ इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि छात्र जो है कक्षा को उत्तीर्ण करने में सक्षम हो सके, बल्कि पाठ्यक्रम का निर्माण बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए किया जाना चाहिए, ताकि वह पाठ्यक्रम के द्वारा ऐसा ज्ञान अर्जन करे जो भविष्य में उसे सामंजस्य स्थापित करने में, दूसरों के सहयोग करने में और समाज के प्रति सहानुभूति की भावना रखने में, ऐसे गुणों को जो है अपने में पैदा करने में सक्षम हो सके। पाठ्यक्रम में ये सभी गुण जो है निहित होने चाहिए। ये जो उपयोगिता है, इस प्रकार की उपयोगिता का सिद्धांत पाठ्यक्रम के निर्माण में, हिंदी शिक्षा के पाठ्यक्रम के निर्माण में जो है उपयोग में लाए जाने चाहिए।
फिर है आपका निरंतरता का सिद्धांत। अब निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत जो है किसी भी स्तर का पाठ्यक्रम अपने से पूर्व स्तर के पाठ्यक्रम पर आधारित होना चाहिए। आगे की अपरिचित पाठ्य सामग्री बालकों की पूर्व परिचित पाठ्य सामग्री के साथ समन्वित या संबंधित होनी चाहिए। सरल और कठिन, परिचित अपरिचित, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, स्थूल और सूक्ष्म सामग्री या विषय वस्तु का परस्पर सामंजस्य एवं क्रमबद्धता होनी चाहिए ताकि बालक अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर आने वाली विषय वस्तु के ज्ञान को सरलतापूर्वक ग्रहण कर सके। पाठ्यक्रम में बालक के क्रियाकलापों के साथ विषय वस्तु का पारस्परिक संबंध स्थापित होना चाहिए जिससे बालकों की अधिगम प्रक्रिया की निरंतरता बनी रहे। निरंतरता अर्थात कॉन्टिन्यूटी जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। जैसे कि आपको छोटी कक्षाओं में पहली दूसरी कक्षा में जमा जोड़ ABC सिखाया जाता है, गिनती सिखाई जाती है, अंकों का ज्ञान दिया जाता है। दूसरी कक्षाओं में आपको ABC से बनने वाले शब्दों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। और गणित की हम बात करें तो आपको अंकों का ज्ञान देने के बाद अगली कक्षा में उन अंकों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब सिखाया जाता है। तो इस प्रक्रिया में क्या है, निरंतरता है। कैसे? क्योंकि आपका पूर्व ज्ञान जो है, पिछली कक्षा का ज्ञान जो है अगली कक्षा में काम आ रहा है। तो जो कॉन्टिन्यूटी है आपके ज्ञान में वो निरंतरता बनी रहती है। तो किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण मात्र इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि ये बच्चा उस कक्षा को उत्तीर्ण कर सके, बल्कि उसका ज्ञान, उसके पाठ्यक्रम का निर्माण निरंतरता के सिद्धांत के आधार पर भी किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान उसके आने वाली कक्षा के लिए जो है लाभदायक सिद्ध हो सके। लचीलेपन का सिद्धांत अगला है आपका, लचीलेपन का सिद्धांत, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है आपके, अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें या फिर आपके हम पाठ्यक्रम निर्माण की बात करें, उसमें जो है लचीलापन होना चाहिए। लेकिन किस प्रकार से? आज हमारा समाज प्रति क्षण तीव्रता के साथ बदलता जा रहा है, निरंतर परिवर्तन होते जा रहे हैं। समय की मांग को सामने रखकर लचीला पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। आज रूढ़ पाठ्यक्रम की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पुराने टाइम में पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता था आश्रम में ऋषियों के द्वारा, उसकी आज की आधुनिक समय में जो है उतना महत्व नहीं है, क्योंकि निरंतर बदलाव जो है वो आ रहा है समय में भी और पाठ्यक्रम में भी। आज यदि समाज की बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाया जाएगा तो वह निश्चय ही बालकों की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होगा। अगर आप लोग 2020 में 21 में आप लोग जी रहे हैं और आपको पढ़ाया जा रहा है वैदिक काल के बारे में, वैदिक काल की विधियों के बारे में, उन्हीं सब विषयों के बारे में, तो पाठ्यक्रम के प्रति आपका रुझान जो है वो जो है हो जाए, वो रुझान जो है आपका रोचकता की बजाय जो है वो रुझान आपका जो है बोरिंग लगेगा आपको। वो सिलेबस कहने का मतलब है आपकी रुचि उसके प्रति जागृत नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका आपके आधुनिक समय में जो है वो उपयोगिता नहीं है। तो पाठ्यक्रम में जो है लचीलापन, उसमें जो है ये सुविधा होनी चाहिए कि उसे बदलते समय के साथ, बदलती आवश्यकताओं के साथ जो है बदला जाना चाहिए, ताकि पाठ्यक्रम के प्रति बच्चों का रुझान जो है वो बढ़ता जाए, ना कि घटे, और बच्चे जो है उस पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए और उत्साहित हों और जिज्ञासा के साथ उसे जानने के लिए, पढ़ने के लिए जो है पाठ्यक्रम को ध्यान से पढ़ें और कक्षा में अपनी भागीदारी दें। अगला है आपका व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। अब व्यक्तिक भिन्नता होती क्या है, ठीक है। व्यक्तिक भिन्नता सभी बच्चों की सुनने, समझने, पढ़ने, लिखने, कार्य करने सभी की अलग अलग स्तर है। सभी अलग अलग गति से पढ़ते, लिखते, सुनते, समझते हैं, ठीक है। बहुत से बालकों की रुचि व इच्छाएं समान होती हैं, लेकिन अधिकतर बालकों के पैतृक गुण एवं जन्मजात संस्कार तथा
उनकी शारीरिक क्षमताएं एवं मानसिक स्तर एक समान ना होकर भिन्न भिन्न होते हैं। इसी बुद्धि भेद के कारण जो है सभी बालक ना तो समान रूप से शिक्षण ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है, इन्हीं गुणों के कारण जो बच्चे हैं उनमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। वह एक समान से जो है ज्ञान ग्रहण या ज्ञान जो है अर्जन नहीं कर पाते हैं। तो अतः इस प्रकार की पाठ्य सामग्री का चयन किया जाना चाहिए ताकि मंद, मध्यम एवं तीव्र बुद्धि वाले सभी बालक अपनी योग्यताओं व क्षमताओं के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को मुख्य रूप से जो है ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों की समझने, कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसा नहीं किया जाना चाहिए कि कुछ बच्चों के लिए वो रोचक हो, कुछ बच्चे उसमें भाग लें और कुछ बच्चे जो हैं उस पाठ्यक्रम के प्रति मूड हो जाएं, वो उस पाठ्यक्रम के प्रति जो है अपनी भागीदारी देने के लिए प्रेरित ना हो। अगला है आपका रोचकता का सिद्धांत। रोचकता का सिद्धांत मनोविज्ञान की दृष्टि से बालक उसी बात या वस्तु को सुनता, बोलता, छूता, देखता है जो उसके मन को अच्छी लगती है। कहने का भाव है जो वस्तु उसके लिए मनोरंजक है, रुचिकर है, उसी की तरफ वह अधिक आकर्षित होता है। हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम में बाल सभा, प्रदर्शनी, चित्रकला, अंताक्षरी, संवाद, एकांकी, कविता पाठ, एकल अभिनय आदि ऐसे रोचक तथा मनोरंजक क्रियाकलापों तथा प्रकरणों को स्थान दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना चाहिए? ताकि बालकों का मन आकर्षित होकर उनकी इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करने में संलग्न हो जाए। क्योंकि यदि बालक का मन नहीं लगता है तो वह कोई भी बात या वस्तु को कभी भी सुनने, बोलने, देखने या करने को तैयार नहीं होगा। इसलिए जो पाठ्यक्रम जो है वो रोचक होना चाहिए, विद्यार्थियों की रुचि उसमें बनी रहनी चाहिए। और हिंदी शिक्षण की अगर हम बात करें, हिंदी शिक्षण के पाठ्यक्रम के निर्माण की हम बात करें तो ये रोचकता कैसी लाई जा सकती है? ये रोचकता लाई जा सकती है अंताक्षरी के द्वारा, चित्रकला के द्वारा, प्रदर्शनी के द्वारा, बाल सभा के द्वारा, कविता पाठ के द्वारा, एकल अभिनय के द्वारा। ठीक है, अगला है आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत। अब आपका जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है, अगर आपकी रोचकता है आपके पाठ्यक्रम में, तो जो क्रियाशीलता है वो विद्यार्थियों की तरफ से निश्चय ही जो है बिना किसी संकोच के बच्चे जो है अपनी क्रिया को एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है देंगे। स्वक्रिया द्वारा अर्जित ज्ञान तथा अनुभव सदैव जो है सरल स्थायी हो जाता है। ठीक है, जो भी बच्चा खुद सीखता है, खुद एक्टिविटी स्वयं जो है एक्टिविटी क्रियाओं के द्वारा सीखता है, वह बच्चा जो है जल्दी सीखता है और उसका ज्ञान भी बच्चे के दिमाग में जो है बहुत लंबे समय तक बना रहता है। पाठ्यक्रम में इस प्रकार के प्रकरण एवं क्रियाकलापों की व्यवस्था होनी चाहिए जिन्हें बालक स्वयं करके ज्ञान अर्जन करे। जो भी पाठ्यक्रम निर्माण है उसमें ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। कैसे व्यवस्था? लर्निंग बाय डूइंग। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि बच्चा उस विषय को, उस विषय वस्तु को, उस ज्ञान को स्वयं करके सीखे, अपनी स्वक्रिया के द्वारा उस विषय वस्तु को सीखे और जाने। इससे क्या होगा? एक तो उसकी रुचि बनेगी, दूसरा वह उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखेगा और तीसरा वो अपने स्तर पर सीखेगा। ठीक है, तो पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जिसमें क्रियाशीलता के सिद्धांत को महत्व दिया जाए। अगला है आपका अवकाश के समय का उचित प्रयोग का सिद्धांत। अवकाश के समय का उचित प्रयोग का सिद्धांत। यदि बच्चा खाली समय का समुचित प्रयोग नहीं करता है तो उसके व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं हो सकेगा। तो ये चीज़, उसके व्यक्तित्व का विकास जो है वो मुश्किल हो जाएगा, सही तरीके से उसका विकास हो पाना। हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को अवकाश के समय में कोई उपन्यास, कहानी, संग्रह या महान पुरुषों की जीवनियाँ पढ़ने के लिए कहा जाना चाहिए। उन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए, उन्हें ऐसी सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? विद्यार्थी अवकाश के समय का उचित उपयोग कर सकेंगे और उससे मिलने वाली शिक्षा को
ठीक है। उससे जो उन्हें अच्छी बातें सीखने को मिलेगी वे उन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे, दिमाग में रखेंगे और व्यवहार में लाने की कोशिश करेंगे। और अगर हम हिंदी शिक्षण की बात करें, हिंदी शिक्षा की बात करें, तो इसमें ऐसे बहुत सी कहानी संग्रह, कविताएं, उपन्यास हैं, ठीक है। जैसे आपके महात्मा गांधी हैं, आपकी दिवाली त्योहार है, दशहरा है, बुराई पे अच्छाई की जीत है। इन सब को अगर आप पढ़ेंगे, जानेंगे तो क्या है, कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिलता है। अपने खाली समय का आप सदुपयोग कर रहे हैं और दूसरा आपको अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जो है पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। अगला है वातावरण से संबद्धता का सिद्धांत। सच्ची शिक्षा बच्चों को जीवन के साथ जोड़ती है और जीवन के रहस्य से अवगत कराती है। इसीलिए पाठ्यक्रम में जीवन से संबंधित घटनाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थी सामाजिक, आर्थिक तथा तकनीकी वातावरण के शब्दों में पारंगत हो सके। हम ये भी कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम बच्चों के वातावरण से समन्वित होना चाहिए। यदि हम बच्चों के वातावरण से संबंधित पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ें, जैसे अभी हमने बात की दिवाली दशहरे की, तो ये दिवाली दशहरा क्या है, ये आपके वातावरण से, आपके आसपास के पर्यावरण से संबंधित विषय हैं। यदि ऐसे विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाएगा तो बच्चे की रुचि बढ़ेगी, वह उस त्योहार या उत्सव की मान्यताओं को समझेगा। जैसे दिवाली है, होली है, आपका 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेगा, उसके वातावरण से संबंधित है, रुचि लेगा और इसकी महत्व को समझने में सक्षम हो पाएगा। तो ऐसे विषयों को जो है पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए, वातावरण से संबंधित विषयों को। अगला है आपका सृजनात्मकता का सिद्धांत। जो सृजनात्मकता का सिद्धांत है, भाषा संबंधी पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस प्रकार की गतिविधियों तथा क्रियाकलापों को उचित स्थान दिया जाना चाहिए, जिनसे जो है बच्चों में जो रचनात्मक तथा सृजनात्मक शक्तियाँ हैं उनका विकास हो सके। और जिन बच्चों में ये शक्तियाँ या ये सृजनात्मक और रचनात्मक जो ये गुण समाहित नहीं है, उनमें ये गुण जो हैं डाले जा सकें, उन्हें सिखाया जा सके। शिक्षा का मूल उद्देश्य भी यही है, इसलिए पाठ्यक्रम वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को सामने रखकर बनाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम का उद्देश्य केवल बच्चों के लिए ये नहीं है कि बच्चों को ये चीज़ें पढ़नी है जो पाठ्यक्रम में बताई गई है और इस कक्षा को पास करना है, बल्कि बच्चों को सृजनात्मकता और रचनात्मकता के बारे में बताना है और उनके अंदर छुपी हुई क्रिएटिविटी को बाहर लाना है। और वह क्रिएटिविटी जो है उनकी किसी भी प्रकार की हो सकती है, अपने बातों को प्रस्तुत करने की, अपनी कला को प्रस्तुत करने की, या फिर उनकी सुलेख की, या फिर उनकी बातचीत करने की कला, वो किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी हो सकती है। तो सृजनात्मकता के सिद्धांत को हिंदी शिक्षा के पाठ्यक्रम के निर्माण में उचित स्थान दिया जाना चाहिए। तो आज हमने डिस्कस करा हिंदी शिक्षा के पाठ्यक्रम के निर्माण के सामान्य सिद्धांतों के बारे में। ये कुछ सिद्धांत थे जिनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। इसके अलावा भी बहुत से सिद्धांत हो सकते हैं जिनके आधार पर जो है किसी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा सकता है। पाठ्यक्रम का निर्माण कक्षा के जिस भी कक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है उस कक्षा के लिए जो है शिक्षा से संबंधित जो है लक्ष्य और उद्देश्य पूर्व निर्धारित किए जाते हैं और उन लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण विशेष शिक्षा शास्त्रियों, विद्वानों व बुद्धिजीवियों के द्वारा किया जाता है। ये काम जो है सामान्य अध्यापकों के द्वारा नहीं किया जाता। इसके लिए अनुभवी और गुणी विद्वानों का, शिक्षा शास्त्रियों की सहायता या मदद ली जाती है।